हिमाचल विश्वविद्यालय में 19 अप्रैल को होगा 26वां दीक्षांत समारोह। एचपीयू के दीक्षांत समारोह में आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दीक्षांत समारोह में 200 से ज्यादा मेधावी छात्र होंगे सम्मानित। तैयारियों में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बुलंदशहर में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री। सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम का किया आयोजन। बिजनौर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ में 2.5 लाख का इनामी ढेर। आरोपी ने की थी पुलिस पर फायरिंग। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध असलाहा उपकरण बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। टीकमगढ़ में थाना लिधौरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 29 पेटी अवैध रूप से रखी गई शराब हुई जब्त। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरक्षा न्यूज में आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 19 अप्रैल को अपना 26वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस कार्यक्रम में 200 मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित करने के लिए पहुंचेंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इससे पहले 2 राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आ चुके हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद शामिल हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 18 से 20 अप्रैल तक शिमला आ रही हैं और इस प्रस्तावित दौरे के दौरान वो शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में रुकेंगी और 20 अप्रैल को राष्ट्रपति के जाने के बाद द रिट्रीट को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये पूरा वर्ष खुला रहेगा। इस मौके पर प्रदेश सरकार नागरिक अभिनंदन समारोह कर सकती है, जिसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी के बुलंदशहर में 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। बुलंदशहर के रामेश्वरी देवी नेत्रपाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का लोगों ने फूलमाला के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि सांसद खेल स्पर्धा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंचे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय खेल कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। स्पर्धा का शानदार आयोजन डॉक्टर भोला सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में करवाया है और उसी के समापन के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि आज माननीय सांसद जी ने जिस तरह से अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है खेलने के लिए, इससे खिलाड़ियों को एक अवसर मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने का और आगे बढ़ने का। सर, कई विपक्षी पार्टियों की रास्ते जो पार्टी थी वो रास्ते नहीं रही, तो क्या कहना है? उनका जो गिराव घट रहा है क्या है? मैं इतना ही कहूँगा, जिसको वोट नहीं मिला, जनता ने नहीं स्वीकारा और लगातार गिरावट हुई है, नियमों के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने उस पर। यूपी के चंदौली में राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइंस जारी होने के बाद नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आपको बता दें 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चलेगी। नामांकन स्थलों का डीएम और एसपी ने निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तैयारियों को परखा। इस दौरान डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया है कि जिले में 4 निकायों के लिए नामांकन तहसीलों में हो रहा है। चारों निकायों के लिए चंदौली, मुगलसराय और चकिया तहसील में नामांकन होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नामांकन प्रक्रिया में नामांकन स्थलों पर पूरी तैयारी हो चुकी है। नामांकन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था के बाबत तैयारियां चाक चौबंद हैं। बिहार से सटे जनपद होने के चलते बॉर्डर समेत सभी स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और चुनाव के दौरान उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि जनपद चंदौली के अंदर चुनाव की घोषणा हो गई है। 4 मई को यहाँ चुनाव है। अभी नामांकन चल रहा है। पूरी बैरिकेडिंग फोर्स सब जगह लगा दी गई है। जितने नियम हैं आयोग के वो पालन किया जा रहा है उसका। एमसीसी भी लागू है, तो सभी से मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एमसीसी का पालन करें, कोई भी उल्लंघन ना करे। लगातार कार्रवाई 107-16 की रेड कार्ड की गुंडागी चल रही है, क्योंकि बॉर्डर जनपद है। ये भी सभी को मैं सूचित करना चाहूँगा कि कोई भी जो हमारे मतदाता हैं, किसी के पैसे के लाभ में या किसी शराब के लाभ में कोई भी ऐसी सूचना आपको प्राप्त होती है तो तत्काल पुलिस को बताइए। उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि एक निष्पक्ष और एक शांतिपूर्वक चुनाव हमारे जनपद में हो सके। तैयारी है क्या है? जिले में कितने जगह नामांकन हो रहे हैं? पूर्व जनपद में 4 नगर निकाय हैं, उनके 3 जगह नामांकन होने हैं, तहसील सदर, तहसील चकिया और तहसील मुगलसराय। हमारे जो शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे और आयोग द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके तहत हम लोगों ने समस्त तैयारियां सभी हमारे नामांकन केंद्रों पे कर ली हैं। आरओ सभी मौजूद है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, पुलिस फोर्स भी तैनात है और जितने भी नियम हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोग नॉमिनेशन की कार्रवाई पूर्ण कराएंगे और 4 मई को जो चुनाव होगा उसको हम लोग सकुशल। यूपी के गाजीपुर में 11 अप्रैल को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन द्वारा पुलिस लाइन में जीर्णोद्धार किए गए सभागार कक्ष और शस्त्रागार का उद्घाटन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की गरिमामय उपस्थिति में फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके बाद नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत नगर निकाय चुनाव से प्रभावित थानों के थानाध्यक्ष और सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारियों, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर और ग्रामीण के साथ मीटिंग की गई। इसके साथ ही चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करने के दृष्टिगत की गई। तुम्हें तैयारियों के संबंध में जानकारी भी ली गई और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने जनपद में अपराधों को करने वाले अपराधियों के बारे में विस्तार से समीक्षा की, साथ ही कठोर कार्रवाई करने के लिए सभी को निर्देशित भी किया। एक तो आप जानते ही हैं कि आने वाले समय में कुछ फेस्टिवल्स भी हैं और कुछ इवेंट्स भी हैं, जैसे इलेक्शन यहाँ का है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन 4 तारीख को है, 4 मई को। इसके तैयारियों के संबंध में उसके लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको एक बार रीइटरेट के साथ साथ उसमें क्या कार्रवाई हुई उसकी समीक्षा के लिए, साथ ही साथ ईद भी आ रही है, 22 तारीख को ईद है और रमज़ान चल ही रहे हैं, उसकी भी तैयारियों के बारे में समीक्षा करनी थी। और 14 अप्रैल को यहाँ पर जो पूरे प्रदेश और देश में मनाया जाता है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, उसकी भी। यूपी के मथुरा निकाय चुनाव की घोषणा के बाद मथुरा प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय पर नामांकन जमा करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई। इसको लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जनपद स्तर पर स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जहां 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन निर्देशन पत्रों की बिक्री और जमा करने का कार्य हो सकेगा। यह प्रक्रिया प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। तो वहीं 20 अप्रैल को नामांकन वापस तारीख निर्धारित की गई है और 21 तारीख को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। इस चुनाव के मद्देनजर जिला स्तरीय कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है, तो वहीं पुलिस भी पूरे अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इस पूरे नामांकन प्रकरण में जगह जगह पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। नगर निकाय चुनाव को लेके आज से पूरे जनपद में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये नामांकन प्रक्रिया 3 तहसीलों में, गोवर्धन में, ब्लॉक में और कलेक्ट्रेट में, साथ ही साथ तहसील सदर में भी कराई जा रही है। हमारे जो नगर निगम के समस्त वार्ड हैं उनकी नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट के अलग अलग न्यायालय कक्षों में हो रही है। किस वार्ड की किस न्यायालय कक्ष में हो रही है उसकी जानकारी भी कलेक्ट्रेट में बैनर्स के माध्यम से चस्पा कर दी गई है और सभी लोगों को, जनसामान्य को भी ये सूचित कर दी गई है। हमारे सभी आरओ की कल ट्रेनिंग हो गई थी और आज वो समय से अपने अपने स्थानों पर बैठ। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में थाना बीटा 2 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि लग्जरी गाड़ी चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरगना मोहम्मद सरफराज सहित अन्य 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सरफराज अपने साथियों फरमान और इमरान के साथ मिलकर दिल्ली और हरियाणा से करता था लग्जरी गाड़ियों की चोरी। जनपद मेरठ सहित अन्य अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की गाड़ियों को बेचने का काम भी किया जाता था। तो वहीं पुलिस ने कब्जे से एक स्कॉर्पियो, ब्रेजा, फॉर्च्यूनर और फर्जी नंबर प्लेट सहित अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई चल रही है। ये थाना बीटा 2 में पहले 8 तारीख को हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा था। उनसे जो क्लू मिले थे उन क्लूज के आधार पर
हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि ये 4 अभियुक्त सरफराज, इंद्रजीत, सलाउद्दीन और हारून हैं। इनके पास से हम लोगों को 2 और ये लग्जरी कार मिली हुई हैं जो आपके सामने खड़ी हुई हैं। इनके पास से एक तमंचा भी मिला है और ये नंबर प्लेट्स भी कुछ मिली हैं, जो कि नंबर प्लेट ये चेंज करके इनको यूपी के बिजनौर में प्रदेश स्तर का माफिया कुख्यात अपराधी 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश आदित्य राणा उर्फ रवि पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया, जिसको आनंद फानन में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर आरोपी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। दरअसल बीती देर रात्रि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा अपनी गैंग के साथ स्योहारा के गांव बुढ़नपुर चौकी क्षेत्र में घूम रहा है और कहीं भागने की फिराक में है। तो वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सक्रिय होकर मौके पर पहुंची और स्योहारा पुलिस और बिजनौर स्वाट टीम द्वारा गैंग की घेराबंदी की गई। तो वहीं आरपी बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था। यूपी के चंदौली में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार देखने को मिल रही है। इस झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाया जा रहा है, तो वह फर्जी डॉक्टरों की ओर से मरीजों के जीवन से खिलवाड़ भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद में जगह जगह बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर क्लिनिक चला रहे हैं और ऐसा ही एक मामला जनपद चंदौली के नौगढ़ क्षेत्र के तिवारीपुर गांव का है, जहां एक नाबालिग बच्चे द्वारा मरीजों को दवा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल या क्लिनिक का कोई नाम नहीं रखा गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि हॉस्पिटल या क्लिनिक फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सीएमओ चंदौली ने यह बताया है कि पूर्व में भी जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में टीमें गठित कर दी गई थी, जिसमें प्रभारी अधिकारी के साथ साथ संबंधित तहसील एसडीएम के साथ एक टीम बनाई गई। जिस तरह से पूरे जनपद में अभियान चल रहा है, अगर कहीं जिले में कोई भी शिकायत मिलती है तो बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे नर्सिंग होम, क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में टीम गठित कर दी गई है, जिसमें कि वहाँ के अधीक्षक या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ संबंधित तहसील के एसडीएम साहब के साथ भी एक टीम बनाई गई है। जिस तरह से हम लोग अभियान चला रहे हैं पूरे जनपद में, और विशेष तौर पे अगर कहीं किसी से जगह से कोई शिकायत मिलती है, कोई स्पेसिफिक इनपुट मिलता है, तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और किसी भी तरह से ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी नर्सिंग होम या क्लिनिक या पैथोलॉजी सेंटर बिना पंजीकरण के अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम संचालित करें। यह स्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। यूपी के फैजाबाद में थाना रामगढ़ पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहा और तमंचा बनाने के उपकरण बरामद कर लिए गए। पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में कई बार तमंचा फैक्ट्री बनाने के जुर्म में जेल जा चुका है और पकड़े गए अवैध असलाहों को आगामी चुनावों में प्रयोग की संभावना को देखते हुए कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि अभियुक्त के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। दरअसल आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में और क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में थाना रामगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अवैध शस्त्र विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी की गई है, जिसमें एक व्यक्ति राहुल, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 तमंचे 315 बोर, 12 बोर की एक पौनिया, 3 तमंचे अधबने 315 बोर तथा भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं। इसका एक आपराधिक इतिहास है। ये पहले भी 4 बार शस्त्र फैक्ट्री के अपराध में जेल जा चुका है। इस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था।
संत श्री आशाराम जी बापूजी का अवतरण दिवस विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में साप्ताहिक महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस शुभ अवसर पर साधकों ने धार बस स्टैंड पर स्टॉल लगाकर शीतल छाछ का वितरण किया और वाहन रैली के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। साथ ही शाम को भजन संध्या का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि संत आशाराम जी बापूजी लगभग 10 साल से जोधपुर जेल में बंद हैं, तो वहीं राजस्थान और गुजरात की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बावजूद भी आज भी बापूजी को मानने वालों की श्रद्धा कम नहीं हुई है। पूज्य बापूजी ने हमारे देश और हिंदू धर्म के पक्ष में हमेशा आवाज उठाई है और पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ शंखनाद भी किया। धर्मांतरण, गौहत्या का विरोध किया और वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाने की जगह मात्र पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन आदिवासी, गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में सेवा के नाम पर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण बड़े स्तर पर किया जाता है। उनकी पीड़ा देखकर पूज्य बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस की स्थापना की, जो कि हर क्षेत्र में प्रतिवर्ष किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा शहर में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर माली सैनी समाज द्वारा रामपुरा से शोभा यात्रा निकाली गई, जहां कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुजल ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। माली सैनी समाज को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की शुभकामनाएं दी और शोभा यात्रा में शामिल माली समाज के प्रबुद्ध जनों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, सदस्यों को दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के लिधौरा पुलिस नगर निरीक्षक के नेतृत्व में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर लिधौरा में से 29 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसका खुलासा पुलिस थाना लिधौरान में किया गया। पुलिस ने बताया है कि कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि अवैध शराब की बिक्री नगर लिधौरा में हो रही है, जिसकी जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के कब्जे से 29 पेटी अवैध रूप से रखी गई शराब को जब्त किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 1,63,000 रुपये बताई जा रही है। तो वहीं अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। माफियाओं के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय से भी मिले हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो भी अवैध गतिविधियाँ चल रही है उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी। इसी तारतम्य में थाना लिधौरा में कल सूचना मिली कि कुछ 2 व्यक्ति बाइक पर अवैध शराब लेकर जा रहे हैं, तो पुलिस ने सूचना के अनुसार त्वरित कार्रवाई की, उनको पकड़ा और उनका स्टोरेज भी जो पता किया। तो ये सरस्वती स्कूल है, इसके पास में यादव हैं, सुनील पिता लखानी यादव। खबर पौड़ी से है, जहां पोखरा क्षेत्र के जंगलों में लगी आग में झुलसने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से सीढ़िया खाल आए हुए थे। जंगल में घूमने के दौरान अचानक से जंगल में फैली आग की चपेट में दोनों युवक आ गए, जिससे इस हादसे में 28 वर्षीय कुलदीप नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक विकास को प्राथमिक इलाज देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में विकास ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड के पौड़ी का यह मामला है, जहां पर आग में झुलसने से 2 युवकों की जान चली गई है। आपको बता दें कि दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए ये दोनों युवक पहुंचे थे और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। हालांकि अब दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर है रामनगर से। नेशनल हाईवे में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एएसआई अनीस अहमद ने बताया है कि ग्राम मजरा पीरूमदरा निवासी 21 वर्षीय गौरव बाइक से जा रहा था और इसी बीच रास्ते में अज्ञात वाहन के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें गौरव की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है और परिजनों की तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये कल करीब 9 बजे शाम को एक सूचना थाने पर एक्सीडेंट की प्राप्त हुई थी, जिसमें मौके पर पुलिस टीम गई थी। एक बाइक सवार व्यक्ति की वाहन से अज्ञात वाहन से टक्कर लगकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें युवक की मृत्यु हो गई है। युवक की पहचान गौरव सैनी, ये मजरे का रहने वाला है, पीरूमदारा का, 21 वर्षीय है, इसके रूप में हुई है और अज्ञात वाहन की तलाश। वीर योद्धा राणा सांगा की आज जयंती है।
किस तरीके से उन्होंने मुगलों को कांपने पर मजबूर कर दिया, मुगल किस तरीके से उनसे थर थर कांपते थे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वीर योद्धा राणा सांगा किस तरीके से अंग्रेजों से, मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। लहरें रक्त समंदर, युद्ध के बादल गहरे थे, आंखों में आग, तलवार हाथ, वीरों के चमकते चेहरे थे। मित्रों, आजकल की पीढ़ी अपने कपड़ों पर अगर इस्त्री भी नहीं है या शरीर में कोई अंग कमजोर है तो अपने आप को अपाहिज का सर्टिफिकेट लेकर दया मांगती फिरती है। उन लोगों के लिए आज के एक राजा की कहानी महान प्रेरणा का प्रतीक हो सकती है। तो यह बात है सन 1482 की। दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी का कब्जा था। बाकी राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटे थे, लेकिन इन सब में मेवाड़ ऐसा था जो महाराणा कुंभा जी के बड़े राज्यों को संभाले हुए था। उस समय मेवाड़ की राजगद्दी पर राणा रायमल जी का शासन था। 12 अप्रैल 1482 में राणा रायमल जी के कुल में एक दिव्य पुत्र ने जन्म लिया, जो कि आगे चलकर 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में विख्यात हुए। शरीर पर 80 घाव के बावजूद उनकी तलवार आग बरसाती थी, जिनकी वीरता और साहस के बारे में दुश्मन भी जिनकी प्रशंसा किया करते थे। वास्तव में उनका राज्य मेवाड़ था, पर उनके शौर्य और पराक्रम ने उन्हें दूसरे कई राज्यों के राजाओं और जनता के हृदय में भी राजा बना दिया था। मेवाड़ के इस वीर योद्धा का नाम है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा जी के नाम से जानते हैं। वह महाराणा प्रताप जी के दादा और मेवाड़ के महाराज थे, जिन्होंने आतताई इस्लामिक आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए इतिहास में पहली बार समस्त राजपूत शक्तियों को एकत्र किया। उन्होंने अपना शासन उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में मालवा तक और पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व के ग्वालियर तक स्थापित कर दिया था। 1518 में राणा सांगा जी ने दिल्ली सल्तनत पर जबरदस्त आक्रमण कर उसे हिला दिया और इब्राहिम लोदी को हराकर उसे कैद कर लिया था। राणा सांगा जी ने अपने जीवन काल में 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिसके कारण उनके शरीर पर 80 घाव थे, जिसकी वजह से उनका एक हाथ, एक आंख और एक पांव कट चुका था, लेकिन फिर भी अपने मातृभूमि के लिए वह लड़ते रहे। इसी कारणवश उन्हें हिंदुस्तान के इतिहास के महान योद्धा और राजाओं में से एक कहा जाता है। ऐसे महान पराक्रमी राजा राणा सांगा जी को हमारा कोटि कोटि नमन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।